नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार बहस हो रही है। बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में इस पर जमकर नोकझोंक हुई। समाजवादी पार्टी लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठा रही है। क्या 2027 के चुनाव में जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा होगा? आज इसी पर बात करेंगे दोस्तों। देश में सबसे पहले अंग्रेजों ने 1881 में जनगणना की शुरुआत की थी। इसमें जातियों की भी गिनती कराई गई थी। 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 और 1941 में जातिवार जनगणना कराई गई, लेकिन 1941 के जाति के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग उठी हो। 2001 में भी विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग कर चुका है। बीच बीच में ये मांग सपा और कांग्रेस उठाती रही। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। 1931 की जनगणना के बाद ओबीसी की जनसंख्या का कोई प्रामाणिक जातिवार आंकड़ा मौजूद नहीं है। हालांकि राजनाथ सिंह सरकार के कार्यकाल में 2001 में तत्कालीन संसदीय कार्य हुकुम सिंह की अध्यक्षता में बनी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की पिछड़ी जातियों में 19.4% हिस्सेदारी यादवों की है। दूसरे पायदान पर कुर्मी और पटेल हैं, जिनकी ओबीसी में 7.4% की हिस्सेदारी है। ओबीसी की कुल संख्या में निषाद, मल्लाह और केवट 4.3%, भर और राजभर 2.4%, लोध 4.8% और जाट 3.6% थे। समिति ने प्रदेश की 79 अन्य पिछड़ी जातियों की आबादी 7.56 करोड़ होने का अनुमान लगाया था। यह आकलन ग्रामीण क्षेत्रों में रखे जाने वाले परिवार रजिस्टरों के आधार पर किया गया था, ये मानते हुए कि नगरीय क्षेत्रों की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 20.78% है। 2001 में उत्तर प्रदेश में ओबीसी की संख्या राज्य की 16.61 करोड़ की कुल आबादी के 50% से ज्यादा रही होगी। जातिगत जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, लेकिन कुछ राज्यों ने जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पर जातियों की गणना कराई है। जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला बिहार इकलौता राज्य है। इसने 2 अक्टूबर 2023 को ये आंकड़े जारी किए थे। एक साल पहले बिहार सरकार के जातीय गणना के आंकड़ों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27%, सबसे ज्यादा 14.26% यादव, ब्राह्मण 3.65%, ठाकुर 3.45% और सबसे कम संख्या कायस्थों की 0.60% रही। मंडल कमीशन के बाद की राजनीति में बड़ी संख्या में मजबूत क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में। आरजेडी और जेडीयू ने बिहार में, सपा ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी का मसला उठाया और ओबीसी वोटर्स का जबरदस्त समर्थन पाने में ये लोग कामयाब भी रहे। हकीकत में ओबीसी वोटर ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों के प्रमुख समर्थक बने। पिछले कुछ चुनावों से उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में ओबीसी वोटर्स में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ चुकी है। भाजपा उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रभावी ओबीसी की तुलना में निचले ओबीसी को लुभाने में अधिक सफल रही। इसलिए भाजपा ने भले ही ओबीसी पर अपनी पहुंच बनाकर चुनावी फायदा ले लिया हो, लेकिन इनके बीच उसका समर्थन उतना मजबूत नहीं जितना कि उच्च वर्ग और उच्च जातियों के बीच है। सीएसडीएस के संजय कुमार के मुताबिक भाजपा को जातिगत गणना से कतराने का मुख्य कारण एक डर है। अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरियां और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। बहुत हद तक ये भी मुमकिन है कि ओबीसी की संख्या उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिले मौजूदा आरक्षण से कहीं अधिक हो सकती है। यह मंडल 2 जैसी स्थिति पैदा कर सकती है और भाजपा को चुनौती देने का एजेंडा तलाश रही क्षेत्रीय पार्टियों को नया जीवन भी। यह डर भी है कि ओबीसी की संख्या भानुमति का पिटारा खोल सकती है, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। माना जाता है भाजपा को इस तरह की जनगणना से डर यह है कि इससे अगली जातियों के उसके वोटर्स नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा भाजपा का परंपरागत हिंदू वोट बैंक बिखर सकता है। सवाल है कि क्या जातिगत जनगणना से सपा को फायदा मिल सकता है? इस सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन बताते हैं, सपा जिस पीडीए पिछड़ा दलित आदिवासी की बात करती है उसके लिए जातिवार जनगणना का मुद्दा सूट करता है। सपा ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर जातिवार आंकड़े पता चल जाए तो हर जाति का मॉडल सोशल स्टेटस
पता लग जाएगा। इससे जिसकी स्थिति कमजोर है उसके लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इनका प्रतिनिधित्व करने की बात कर रही है। सपा को इसमें फायदा नजर आ रहा है। मनमोहन सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC कराने का फैसला किया। SECC का डेटा 2013 तक जुटाया गया। इसे प्रोसेस करके फाइनल रिपोर्ट तैयार होती तब तक सत्ता बदल गई। फिर 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई। 2016 में जातियों को छोड़कर SECC का बाकी डेटा मोदी सरकार ने जारी कर दिया। चूंकि कमेटी के अन्य सदस्यों का नाम तय नहीं हुआ, लिहाजा कभी मीटिंग ही नहीं हुई। इसीलिए जनगणना में जुटाए जातियों के आंकड़े जस के तस पड़े हैं, यानी जारी ही नहीं हुए। राष्ट्रीय स्तर पर 1931 की अंतिम जातिगत जनगणना में जातियों की कुल संख्या 4147 थी। SECC 2011 में 46 लाख विभिन्न जातियां दर्ज हुई। देश में इतनी जातियां होना नामुमकिन है। सरकार ने कहा कि पूरा डेटा सेट खामियों से भरा पड़ा है। इस वजह से रिजर्वेशन और पॉलिसी डिसीजन में इस डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, साफ है कि 2027 में भी जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा होगा। सपा को इसमें फायदा नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी लोगों का ध्यान इससे भटकाने की कोशिश जरूर करेगी। इस खबर में हमारे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यह भी बताइएगा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं। भारत 100 को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।